11th क्लास मांग का सिद्धांत, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 देख लेना, जिसने ना देखा उसके बिना पार्ट 2 समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। एक तो मांग किसे कहते हैं और मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो कि समझ लो आपको मांग कंप्लीट कराने में सबसे महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मांग का नियम किसे कहते हैं, क्योंकि बेसिकली टाइम बर्बाद नहीं करना है। इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। मांग का नियम किसे कहते हैं, तो लिखेंगे अन्य बातें समान रहने पर। ये जरूर लिखेंगे, किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग घट जाती है। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। समझते हैं कैसे, जैसे मान के चलो ये प्राइस है, ये डिमांड है। प्राइस 10 रुपए होगा तो डिमांड कितनी चल रही है, 100 चल रही है। मान के चलो चाय ले लो, क्लियर है। ऐसी अगर प्राइस मान के चलो चाय का 15 रुपए हो जाएगा तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो चाय नहीं पियेंगे। क्यों? क्योंकि कीमत बढ़ने पर किसी भी वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान के चलो 20 लोगों ने नहीं पिया। इसी तरीके से मान के चलो कीमत कम हो जाती है, 8 की जगह 10 की जगह कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 100 की जगह कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर है। क्या किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है। खुद ही देख लेना, अगर 500 रुपए की एक शर्ट है, आप एक शर्ट खरीद रहे हो, वही पर 400 की एक शर्ट हो जाएगी तो आप 2 शर्टें खरीद सकते हो, जब आपके पास जरूरत भी हो और पैसे भी हो, है ना। तो यदि किसी वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ती है, तो वस्तु की मांग घट जाती है। इसके विपरीत किसी वस्तु की कीमत कम हुई, 10 से 8 हो गई मान के चलो, तो उसकी मांग 100 से 120 हो गई। क्लियर है। तो इस तरीके से आप एक एग्जाम्पल लिखने के बाद, टेबल बनाने के बाद एक क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे। देखना, ये क्या है, प्राइस है, ये है क्वांटिटी। प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ेगा तो मतलब ऊपर जाएगा। हैंड फ्री बनाना है, इसलिए नापना नहीं है। ये समझ, नंबर नहीं लिखने 5, 10, 15, 20 नहीं, डायरेक्ट यहाँ से 15 ऊपर ही होगा आए तो मांग इससे क्या होगी, कम होगी। ये हो गया P और ये हो गया P1, ये हो गया Q1। क्लियर है। इसी तरीके से प्राइस मान के चलो कम हो गया तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। ये क्या हो गया, P2 और ये हो गया Q2। तो इस तरीके से एक बना देना। ये हो गया D, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, संतुलित बिंदु E, E2 और ये क्या है, E1। क्लियर हो गया। यहाँ क्या लिख देना, मात्रा, और ये क्या होगी आपकी कीमत। ग्राफ बन गया, टेबल बन गया। अब समझते हैं वो अन्य बातें जो सामान रहती है, वो कौन कौन सी अन्य बातें हैं। इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में नहीं रही। सामान्य वस्तु की जो कीमत है, सामान्य वस्तु की जो मांग है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा पूरक वस्तु की। यानी एक चीज लिख देना, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपभोक्ता की आय में जब परिवर्तन नहीं होगा तो सामान्य वस्तु और पूरक, सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु, क्या घटिया बोलो या निम्न, क्या निम्न कोटि की वस्तु, अर्थ में कि मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूरक वस्तु की क्या है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रुचि, आदत तथा फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना नहीं होगी। इसका मतलब अन्य बातें पता चल गई। ये सारी अन्य बातें जो पार्ट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। क्लियर। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, समान रहेगा। ठीक है। आप समझते हैं क्या, मांग अनुसूची किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आ सकता है, इसीलिए ध्यान देना। मांग अनुसूची किसे कहते हैं। मांग अनुसूची का मतलब होता है टेबल। आपने अच्छे से समझते हो गए टेबल किसे कहते हैं। ठीक है। मांग अनुसूची वह अनुसूची होती है जो उपभोक्ता, समझे, जिसमें उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर, क्या उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न कीमतों पर विभिन्न वस्तुओं की मांग की जाती है, और उसको हम जब एक तालिका में दर्शाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मांग अनुसूची कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर भी ये मान के चलो प्राइस है, ये डिमांड है, ये भी डिमांड है और ये भी डिमांड है। ये डी है, ये D1 है, ये D2 है। प्राइस मान के चलो 10 था, 12 हुआ, 15 हो गया। डिमांड, ठीक है, ये A B C भी बोल सकते हो। डिमांड A की ये डिमांड है, B की डिमांड ये, C की ये। A ने किया मान के चलो 10, B ने किया 12 और C ने डिमांड कितनी की, 15। बात समझ में आई नहीं? नेक्स्ट नंबर पे अब देखो, प्राइस बढ़ गया है तो ये हल्की सी कम करेगा। ये 8 कर रहा है, ये 10 कर रहा है और ये 12, यानी जितना पहले कर रहा है उससे कम करेगा। 15 पर ये कितना और कम कर देगा, 5 करेगा। ये मान के चलो 8 करेगा, ये मान के चलो कितना, 10 करेगा। क्लियर है। ये ध्यान रखना, प्राइस बढ़ रहा है तो मांग ऊपर से पहले कम होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये आपकी क्या है, टेबल हो गया। इसको ही तालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तालिका। अर्थ में तो मांग अनुसूचियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक व्यक्तिगत मांग अनुसूची और एक बाजार मांग अनुसूची।
व्यक्तिगत मांग अनुसूची किसे कहते हैं? व्यक्तिगत मांग अनुसूची वह अनुसूची होती है जिसमें एक व्यक्ति, एक फर्म या एक उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न कीमतों पर क्या की जाए, मांग की जाए विभिन्न वस्तुओं की, और उसमें किस पे दर्शा दिया जाए, टेबल पे। जैसे कि ये देखो, ये क्या है, ओनली ए फर्म के द्वारा या ए जो कंज्यूमर है उसके द्वारा क्या है, मांग की जा रही है। जैसे 10 रुपए था तो 10 मांग कर रहा था, 12 हुई तो 8 मांग कर रहा था, कीमत 15 हुई तो 5 मांग कर रहा है। ये क्या है आपका व्यक्तिगत, क्या, व्यक्तिगत मांग अनुसूची। और इसमें अब आ जाओ, बाजार मांग अनुसूची किसे कहते हैं? बाजार मांग अनुसूची वह अनुसूची होती है जिसमें क्या है, विभिन्न अर्ज में, यानी कि पूरे बाजार के द्वारा जो मांग की जाती है अर्ज में, उसका जोड़ क्या कहलाता है, बाजार मांग अनुसूची कहलाता है। या बाजार में उपलब्ध सभी उपभोक्ताओं के द्वारा की गई अर्ज में विभिन्न कीमतों पर मांगे, उनको हम किस में दर्शा दें, तालिका में। मान के चलो बाजार में 3 ही उपभोक्ता हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल डिमांड। टोटल डिमांड ए प्लस बी प्लस सी तीनों के द्वारा, तो 10, 12, 15 तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 37। फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया 30। फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 23। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया, बाजार मांग हो गई। क्लियर हो गया? मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्लियर है? अब समझते हैं मांग वक्र किसे कहते हैं। वक्र का मतलब क्या होता है, ग्राफ। मांग वक्र वह ग्राफीय प्रस्तुतिकरण होता है, यानी ग्राफ पर दर्शाया जाता है जिसमें विभिन्न कीमतों पर विभिन्न वस्तुओं की मांगे की जाए और उसको किस पर दर्शाया जाए, ग्राफ पर प्रस्तुत किया जाता है। अब जैसे ये देखो, ये तालिका है, इस तालिका को अगर हम ग्राफ पर दर्शाएंगे तो वो मांग वक्र कहलाएगी। जैसे ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा 0। ठीक है, हैंड फ्री बनाओगे तो मैं बता चुका हूं मांग वक्र ऐसा बनता है, ये देख लो। आप इस तरीके से एक शो करके दिखा सकते हैं। ये क्या है, ए की डिमांड है। किसकी डिमांड है, ए, कंज्यूमर मान लो, फर्म मान लो, या इंडस्ट्री मान लो, जो भी मान सकते हो। क्लियर हो गया? तो मांग वक्र भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत मांग वक्र, दूसरा बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र किसे कहते हैं, जो एक व्यक्ति के द्वारा क्या मांग की जाती है उसको ग्राफ पर दर्शाया जाए। क्लियर है? बाजार मांग वक्र किसे कहते हैं, पूरे बाजार के द्वारा जो क्या है मांग की जाती है उसको ग्राफ पर दर्शाया जाए। जैसे ए ने ये मांग की, बी ने क्या है इससे ज्यादा की है तो आगे थोड़ा बी आ गया, ये डी बी, और ये तीसरा ये क्या हो गया डी सी, और ये टीडी है, मतलब टोटल डिमांड है, तो टोटल डिमांड ऐड करोगे तो और आगे आ जाएगी। ये आपकी क्या हो गई, डिमांड है, और इसमें टोटल डिमांड है ये ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर हो गया? और इसमें नापने तोलने मत बैठ जाना कि ये 10 है 10 ले लेंगे, कैसे बनाएंगे ग्राफ ये पता चल गया। देखना कैसे, एक और एग्जांपल दे देता हूं। यहाँ पर ये रहा प्राइस, ये रहा डिमांड, एक नॉर्मल कंडीशन ले लिया, एक लाइन तो ऐसे खिंच जाएगी। प्राइस अगर ऊपर की तरफ ले रहे हो तो डिमांड अंदर की तरफ ले लेना, प्राइस नीचे की तरफ ले रहे हो, अरे यानी कम ले रहे हो उससे तो डिमांड ज्यादा ले लेना, ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्लियर हो गया?